हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीएमएस ज्ञान। तो गाइस, पिछले वीडियोस में हमने देखा था यूज़ ऑफ एंटीडोट में हम दो टाइप्स पढ़े थे। जो था पहला फिजिकल या मैकेनिकल एंटीडोट और दूसरा था हमारा केमिकल एंटीडोट के बारे में। तो फिजिकल और केमिकल एंटीडोट की वीडियो जिसने नहीं देखी वो जाके हमारे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, वहाँ पे देख सकता है, या आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल और फार्मेकोलॉजिकल एंटीडोट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं फिजियोलॉजिकल और फार्मेकोलॉजिकल एंटीडोट। तो ये हमारा फार्मेकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एंटीडोट, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो फिजियोलॉजिकल या फार्मेकोलॉजिकल एंटीडोट क्या होता है उसकी डिफिनीशन देखेंगे सबसे पहले। तो द सब्सटेंसेज विच हैव अ फार्मेकोलॉजिकली अपोजिट एक्शन एज कंपेयर टू द पॉइजन, they are also known as specific antidotes and they show antagonistic effect। तो ऐसे सब्सटेंस जो फार्मेकोलॉजी अपोजिट एक्शन शो करते हैं किसी स्पेसिफिक पॉइजन के अपोजिट अपना इफेक्ट शो करते हैं, उसे हम फार्मेकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल एंटीडोट्स कहेंगे। इसे हम स्पेसिफिक एंटीडोट्स भी कहते हैं और ये एंटागोनिस्टिक इफेक्ट शो करता है। एग्जांपल्स जैसे हम देखते हैं, पहला हमारा है certain substances with opposite pharmacological action like atropine for organophosphorus poisoning। In case of organophosphorus poisoning, जब हम एट्रोपिन देते हैं तो वो उसका जो एक्शन होता है वो जस्ट अपोजिट रहता है पॉइजन के एक्शन से। इसे हम स्पेसिफिक एंटीडोट कह सकते हैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजन के केस में जब हम देते हैं, और ये एंटागोनिस्टिक इफेक्ट शो करता है। और इसी तरीके से क्लोरोफॉर्म फॉर स्ट्रिक्नीन पॉइजनिंग, और स्ट्रिक्नीन पॉइजनिंग के केस में क्लोरोफॉर्म एक स्पेसिफिक एंटीडोट है। ठीक, तो ये पहला एग्जांपल हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में क्या, डाइजोसिन एंटीबॉडीज एंड एंटीस्टेक वेनम, ये था एग्जांपल हमारा इम्यूनोथेरेपी के केस में। ये भी एक स्पेसिफिक एंटीडोट है। इसके बाद हम आते हैं हमारा चिलेटिंग एजेंट्स पे। ठीक, तो चिलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं उसकी हम डिफिनीशन देखते हैं चिलेटिंग एजेंट की। तो क्या है डिफिनीशन, दीज आर द सब्सटेंसेज विच आर यूज्ड इन मेटल पॉइजनिंग, दे फॉर्म a non-ionized complex with the metal ion so that the metal ion is not available for absorption and thereby cannot affect the enzyme system of the body। तो चिलेटिंग एजेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि मेटल पॉइजनिंग के केस में यूज़ होते हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा कि ये सिर्फ मेटल पॉइजनिंग के केस में यूज़ होते हैं। ये एक नॉन आयनाइज्ड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो कि मेटल आयन से जुड़ता है और मेटल आयन को नॉन अवेलेबल बनाता है एब्जॉर्प्शन के लिए, और देयर बाई कैन नॉट अफेक्ट द एंजाइम सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो क्या करता है, ये एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि नॉन आयनोज्ड रहता है और मेटल आयन के साथ, और जो कि अनअवेलेबल करता है एब्जॉर्प्शन में, या रेंडर करता है, रोकता है मेटल आयन को एब्जॉर्प्शन होने में। एग्जांपल्स कुछ देखते हैं हम, जैसे हमारा है बाल, आपने सुना होगा ब्रिटिश एंटीलिविसाइड के बारे में। इसके अलावा EDTA है एथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिटिक एसिड, कुप्रीमाइन और पेंसिलामाइन। इसके अलावा है हमारा DFM जिसको हम डेस्फेरोअमाइन बोलते हैं। ये कुछ चिलेटिंग एजेंट्स थे हमारे। इसके अलावा इसके बाद हम हमारा हाउस होल्ड एंटीडोट्स के बारे में बात करते हैं। तो इसकी डिफिनीशन जो है वो है कि द सब्सटेंस विच आर अवेलेबल यूजली इन द हाउस एंड कैन बी यूज्ड एज एंटीडोट्स इन केस ऑफ पॉइजनिंग। तो ये ऐसे कुछ सब्सटेंसेस रहते हैं जो हमारे घर में इजीली मिल जाते हैं, जो कि हम जिसको हम एंटीडोट के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारा मिल्क। तो
इन केस ऑफ मिल्क जो होता है वो कोई भी अगर हम इंजेस्टेड पॉइजन के केस में ये हमेशा इफेक्टिव होता है। एज अ डिमल्सेंट हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है हमारा फ्लोर सस्पेंशन कैन एड्जॉर्ब द पॉइजन। जो फ्लोर सस्पेंशन होता है वो यूज़ कर सकते हैं जो कि पॉइजन को एड्जॉर्ब कर लेता है। बनाना हो गया हमारा, पोटैटो हो गया, जो ऐसा फिजिकल एंटीडोट वर्क करेगा। इसके अलावा कॉमन सॉल्ट और मस्टर्ड पाउडर एसेमेटिक एजेंट, ये सब हमने देखा था। बनाना, पोटैटो, कॉमन सॉल्ट, ये सब हमने देखा था फिजिकल एंटीडोट में, डिमल्सेंट में, बल्कि फूड्स में। तो वही सब है। हाउस होल्ड एंटीडोट्स दे दिया है कि एक अलग कैटेगरी बना दी है कि जो हमारे घरों में आसानी से मिल जाते हैं, जिसको हम एंटीडोट के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा विनेगर और लेमन ऑरेंज जूस, जो कि एल्कली पॉइजनिंग के में हम यूज़ कर सकते हैं। और सोप सॉल्यूशन एंड टूथपेस्ट हम एसिड पॉइजनिंग के केस में यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये कुछ हाउस होल्ड एंटीडोट्स के बारे में ध्यान में रखिएगा कि ऐसा सब्सटेंस जो कि हमारे घरों में जो मिल जाए, अवेलेबल रहे, और हम उसको पॉइजनिंग के केस में ऐसा एंटीडोट यूज़ करते हैं, जैसे मिल्क, बनाना, पोटैटो, फ्लोर सस्पेंशन, विनेगर, लेमन जूस, कॉमन साल्ट, मस्टर्ड पाउडर, सोप सॉल्यूशन एंड टूथपेस्ट। ठीक, अब देखते हैं हम यूनिवर्सल एंटीडोट के बारे में। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ नोन एज यूनिवर्सल बिकॉज इट कैन बी यूज्ड इन ऑल केसेस ऑफ पॉइजनिंग, स्पेशली व्हेन द नेचर ऑफ पॉइजन इज नॉट नोन। जब पॉइजन का नेचर हमें नहीं पता होता है तो हम यूनिवर्सल पॉइजन को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इंडिकेशंस कहाँ कहाँ पे हम इसको दे सकते हैं, तो यूनिवर्सल एंटीडोट इज़ गिवन 50 to 30 ग्राम ओरली। ठीक है, तो यूनिवर्सल एंटीडोट को हम 15 से 30 ग्राम ओरली लेते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। इट कैन बी रिपीटेड 12 to 24 आवरली, तो ये 12 से 24 घंटे में रिपीट किए जाते हैं। अब एग्जांपल्स देखते हैं हम इसके कुछ। ये देखिए कुछ एग्जांपल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट रहेगा, ऑब्टेंड कहाँ से ऑब्टेंड होता है, परसेंटेज, पार्ट्स और एक्शन। तो चारकोल सबसे पहले है हमारा यूनिवर्सल एंटीडोट में आता है। चारकोल क्या है, जो कि कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो बर्न्ड ब्रेड और टोस्ट, जो भी हमारा टोस्ट या ब्रेड होता है घरों में, उससे ये चारकोल ऑब्टेन होता है। 50% ये पार्ट ऑब्टेन होता है ब्रेड या टोस्ट से, जो कि बर्न हुआ होता है। इसका एक्शन जो है वो पॉइजन को एड्जॉर्ब करता है ये। इसके अलावा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से ऑब्टेन होता है। परसेंटेज पर 25%, और ये क्या करता है, इसका एक्शन जो है वो न्यूट्रलाइज एसिड, जो भी एसिड्स हैं उसको, एसिड पॉइजनिंग में ये एसिड्स को न्यूट्रलाइज करता है। टैनिन जो हमारा है वो आपने देखा होगा स्ट्रॉन्ग टी से मिलता है, और इसमें भी परसेंटेज पार्ट 25% है। और ये क्या करता है, प्रिसिपिटेट्स मेटल्स, एल्कोलॉइड्स एंड न्यूट्रलाइज एल्कलीज, जो भी हमारे मेटल्स हैं उसको प्रिसिपिटेट करता है, और एल्कलॉइड्स को और एल्कलीज को न्यूट्रलाइज करता है। ठीक, तो एक्टिवेटेड चारकोल हमने देखा था हमारा फिजिकल में, टैनिन भी हमने देखा था हमारा केमिकल एंटीडोट में। ठीक, अब हमारा लास्ट जो है सीरोलॉजिकल एंटीडोट, जिसमें एंटी स्नेक वेनम सेरम आता है और स्कॉर्पियम वेनम एंटी सेरम आता है। ठीक, तो ये देखा हमने, कंप्लीट कर लिया हमारा टाइप्स ऑफ एंटीडोट्स के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा फिजिकल एंटीडोट्स या मैकेनिकल एंटीडोट, उसे जब हम कहते हैं केमिकल एंटीडोट्स, फार्मेकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल चिलेटिंग एजेंट्स, यूनिवर्सल एंड हाउस होल्ड एंटीडोट्स, और सीरोलॉजिकल एंटीडोट्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलिमिनेशन ऑफ एब्जॉर्ब पॉइजन, जो कि हमारा स्टेप्स ऑफ ट्रीटमेंट में चौथा पॉइंट है। तो पहला पॉइंट हमने देखा था हमारा रिससिटेशन, दूसरा था रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब पॉइजन, और तीसरा था यूज़ ऑफ एंटीडोट। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एलिमिनेशन ऑफ एब्जॉर्ब पॉइजन। जो पॉइजन एब्जॉर्ब हो गया उसको कैसे शरीर से बाहर निकालेंगे, बॉडी से कैसे बाहर निकालेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो
तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आप हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज कर दीजिए या कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।